म्यूट कर लें प्लीज़। प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि हम प्रॉमिस कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं प्रॉमिस पर डिस्कशन करूंगा अभी। बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी का जो सिंपल रूल है, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रॉमिस मीन्स कि वो इवेंट उस पर्सन की लाइफ में होगा भी या नहीं होगा। हमारा एस्ट्रोलॉजी 3 फैक्टर पे बेस्ड है। पहला फैक्टर होता है एस्ट्रोलॉजी में कि एक पर्टिकुलर चीज़ उस इंसान की लाइफ के अंदर घटित भी होगी या नहीं होगी। यह सबसे पहला फैक्टर होता है। तो एस्ट्रोलॉजर का सबसे पहला काम होता है कि वो चेक कर पाए कि वो इवेंट होने वाला भी है या नहीं। दूसरी जो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है या एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंट काम है, तो घटित होने वाली है तो कब होगी, जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट काम है। और सेकंड काम होने के बाद जो तीसरा सब्सिक्वेंट क्वेश्चन रेज होता है, वो माइंड के अंदर रेज होता है या आपसे आएगा कि वो घटना घटित होगी तो उसके फल कैसे होंगे, मीठे होंगे, कड़वे होंगे, या उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, कि पर्सन की मैरिज होगी या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन, होगी तो कब होगी। दूसरा क्वेश्चन, अब कब होगी, हो गई, अब इसके बाद मैरिज के बाद कैसे संबंध रहेंगे, खट्टे मीठे। इन 3 चीजों पर बेस्ड ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी होती है। तो एस्ट्रोलॉजर जब किसी भी कुंडली को एनालिसिस करता है, तो ये 3 चीज उसके माइंड में होनी चाहिए। तो टाइमिंग पर हम तभी जाएंगे, किसी भी इवेंट की टाइमिंग तब तक करने का कोई यूज नहीं है जब तक कि उसकी कुंडली के अंदर उस चीज का प्रॉमिस ही नहीं है। बगैर प्रॉमिस के टाइम करने का मतलब है कि एक बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है और आप उसकी यूपीएससी की एग्जाम को प्लान कर रहे हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन इस तरीके से करेगा, 10th उससे पास ही नहीं हुई है क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। तो जब तक आपकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस नहीं है किसी इवेंट का, तो आप उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आगे आगे उसको टाइम करने की जरूरत नहीं होती। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि लास्ट क्लास में भी पूछा था, मैसेज करके भी मैम ने एक ने पूछा था मेरे से कि हम प्रॉमिस कैसे देखते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रॉमिस का बड़ा सिंपल आधार है। सबसे पहला क्या होता है कि हमारी कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं, हमें मालूम होना चाहिए हम किस भाव से रिलेटेड इवेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाव नंबर 1 पर। अब भाव, जैसे आपको संतान प्राप्ति देखनी है, प्रोजनी, तो 5वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन देखनी है, 5वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिज देखनी है, 7वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौकरी देखनी है तो छठा और 10वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। हायर प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से हायर एजुकेशन देखनी है तो 9th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल्थ देखनी है तो आपका 2nd हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ देखनी है तो आपकी लग्न इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से यदि आपको उस पर्सन के पास जमीन जायदाद देखनी है, गाड़ी घोड़े देखने हैं, तो आपका 4था भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से उसके अंदर पराक्रम साहस देखना है तो 3रा भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा, वो जेल भी जा सकता है नहीं जा सकता है, तो 12वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि उस पर्सन के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो। एक एस्ट्रोलॉजर को ओवरऑल जब तक ना पूछा जाए पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भाव का एनालिसिस करने में भी आपको 2-3 घंटे का टाइम कम से कम लगना चाहिए यदि आप प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहला जो मैंने बताया प्रॉमिस में आता है भाव। दूसरा आता है भावेश, उसका लॉर्ड। हर एक भाव के रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मेनली मेनली उस भाव के स्वामी की होती है। कि भाव के स्वामी का मतलब लॉर्ड ऑफ ए हाउस, उसके पास उसकी आपकी मिल्कियत है, उसकी मालिकाना हक है। तो उसके बारे में जो भी रिजल्ट देगा, जो मालिक होगा वही रिजल्ट देगा। तो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया भावेश। और तीसरा जो फैक्टर होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है कारक। हर एक भाव का कारक है, हर एक काम का कारक है लाइफ के अंदर। संतान प्राप्ति है तो जुपिटर कारक हो गया, मैरिज है तो शुक्र कारक हो गया, प्रोफेशन है तो शनि भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, वो कारक हो गया। आपको गाड़ी खरीदनी है तो किस तरीके की गाड़ी खरीदनी है उस हिसाब से कारक बदल जाएंगे। सपोज आपको स्कूटर खरीदना है तो चंद्रमा कारक हो गया, और हवाई जहाज खरीदना है तभी भी चंद्रमा ही कारक है। मगर आपको कोई लग्जरी मर्सिडीज खरीदनी है तो शुक्र कारक हो गया। आपको ट्रक खरीदना है तो शनि कारक हो गया। आपको बड़ी मेटाडोर खरीदनी है तो मार्स कारक हो गया। कारक हमें पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का। भाई बहनों के बारे में देखना है तो आपका मार्स कारक हो गया। आपको दुख तकलीफों के बारे में देखना है जिंदगी के अंदर,
तो आपका शनि कारक हो गया, भाव 8वां हो गया। तो हमें फिर देखना है कारक। तीसरा पैरामीटर देखना कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले भाव, भावेश, कारक। चौथा, कारक से वही भाव देखिए, कारक को लग्न बना लीजिए। हर एक केस में इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लगने से भी ज्यादा। ஆமா சரி மோட்டர் போட்டாங்க ஆமா இந்த போலாம் म्यूट किया था मैंने, क्या हुआ? मैं म्यूट कर देता हूं सबको। तो मेरा फ्लो चलता रहेगा, मैं बताता रहूंगा। तो इसमें क्या है कि आपको कारक को आप पे लगने माने, जिसमें हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम लग्न को इंपॉर्टेंस देते हैं, सूर्य को देते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। मगर जब आप किसी काम से रिलेटेड इवेंट को देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कारक को लग्न मानकर उस कारक से वही भाव देखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको संतान देखनी है तो जुपिटर को लग्न मान लीजिए और जुपिटर से 5वां भाव देखिए। एक क्वेश्चन आया था पीछे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जुपिटर से 5वें भाव को तो जुपिटर एस्पेक्ट करेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट उस पर नहीं माना जाएगा, बाकी का एस्पेक्ट और सब कुछ देखिए, प्लेसमेंट। ऐसे ही आपको मैरिज देखनी है तो शुक्र से 7वां भाव देखिए, महिला हो या पुरुष हो। यस, पाराशरी की ये क्लास, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की डाउट क्लास है। ये हमारा फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है और इसके अंदर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। जो वीडियो देखते हैं वो देखते हैं, अदरवाइज संडे को हमारी डाउट क्लास होती है। आप जैसा कहते हो उस पर मैं जो भी मुझे पता है थोड़ा बहुत वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें बाकी कोई नहीं है, केवल हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही करते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं समझता हूँ कि उसका पूरा कोर्स कराना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियोस की फॉर्म में ही मैं कराता हूँ। प्ले मेरी लिस्ट में जाओगे तो जो कहीं पे भी आपको जो पढ़ाया जाता है अप टू आचार्य या जिसे हम अलग जगह विशारद वगैरह बोलते हैं, उसके सभी वीडियोस कंप्लीट अवेलेबल हैं। आप पूरा कोर्स कर सकते हो मेरे इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। और डाउट के लिए मैं संडे क्लास लेता हूँ, तो उसमें आप जो भी बताएंगे उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने बताया आपको भाव, भावेश, कारक और कारक से वही भाव। तो जैसे मैंने बताया कि शुक्र से 7वां भाव देखना है, तो ये मेरे पास जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई शुक्र 7वें भाव पे तो शुक्र की दृष्टि होगी। शुक्र की दृष्टि नहीं माननी है आपको। जैसे चंद्रमा से आपको 5वां, उसे जुपिटर से 5th हाउस देखना है तो आप कहोगे जुपिटर से 5th हाउस पे तो जुपिटर की दृष्टि है, वो नहीं माननी। तो ये 4 पैरामीटर आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो गए किसके अंदर, D1 चार्ट के अंदर, आपकी लग्न कुंडली के अंदर। अब आ जाता है दूसरा खेल, केवल यहीं पर बेस्ड आपको कंक्लूजन नहीं करना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक काम का एक डिविजनल चार्ट बनाया हुआ है, हर एक काम का एक डिविजनल चार्ट है। लाइक मैरिज के लिए आपका D9 चार्ट है। D9 चार्ट को आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। तो D9 चार्ट के 3 उपयोग हैं, ये भी मैं बता देता हूं अभी आपको। D9 चार्ट का पहला उपयोग तो यह है कि D9 चार्ट आपका प्लेनेट की स्ट्रेंथ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेनेट देखने के काम में आता है, जिसको हम राशि तुल्य नवांश से भी देखते हैं। बहुत सारे लोग नवांश तुल्य राशि से भी देखते हैं। उनके रिलेटिव प्लेसमेंट से भी देखा जाता है कि कोई भी प्लेनेट D1 में यदि उच्च का है और D9 में नीच का हो गया, या D1 में जिस राशि में है D9 में उसी राशि में है, तो वर्गोत्तम हो जाता है। खैर मैं उस पर अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं डालूंगा, मगर D9 को इसलिए भी देखा जाता है। फर्स्ट वन जो D9 का ऑब्जेक्टिव है, आपसे कोई पूछता है D9 किस लिए देखा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग उसमें हकबका जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मगर D9 के एक्चुअल में 3 उपयोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला, D1 चार्ट के हर एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ आपको देखनी है कि वो रिलेटिवली ज़्यादा बेटर है या नहीं है। आप D9 में चले जाइए और D9 में उसकी पोजीशन इंप्रूव हो गई तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। D9 में उसकी पोजीशन खराब होगी तो वो खराब माना जाएगा। मतलब D1 में जैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके के रिजल्ट उसे नहीं मिलेंगे, बदल जाते हैं रिजल्ट। तो ओवरऑल रिजल्ट देखने के लिए D9 को जरूर पकड़े। तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए D9 देखना है। दूसरा, आपको हर मैरिज के लिए स्पेसिफिक किए हुए है चार्ट अपने अपने। मतलब आप मैरिज के लिए D1 चार्ट को अलग रख दीजिए, D1 को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। केवल D9 चार्ट से मैरिज से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया जा सकता है, D1 से नहीं बताया जा सकता। आपकी
स्पाउस कैसा होगा देखने में, कितने पैसे कमाता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, आपकी मैरिज के बाद अच्छी निभेगी नहीं निभेगी, आप उसके इन लॉज से आपकी कैसी निभेगी, उस सभी काम के लिए D9 चार्ट यूज होता है। ये D9 का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और D9 का तीसरा ऑब्जेक्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक इवेंट का प्रोमिस, जैसे मैंने D1 में बताया, वो सारी चीजें D9 में भी देखनी चाहिए हर एक इवेंट के लिए। D9 आपका D1 चार्ट का ही आपका वो है। यदि D1 चार्ट शरीर है तो D9 चार्ट उसकी आत्मा है। तो आपका शरीर और आत्मा दोनों से ही आपको देखना चाहिए। तो कोई यदि प्रॉमिस D1 और D9 में अपियर हो रहा है किसी भी इवेंट का, सपोज आप नौकरी देखना चाहते हो तो ज्यादातर लोग कहेंगे दशमांश देखिए, मगर मैं कहूंगा दशमांश का रोल बाकी डिविजनल चार्ट का रोल केवल 10% होता है। आपका 50% रोल D1 का है, 40% रोल D9 का है, बाकी उस इवेंट से रिलेटेड जो डिविजनल चार्ट होता है उसका रोल 10% से ज्यादा नहीं होता। टोटल 100 में से यदि हम नंबर दें तो आपका D1 चार्ट को 50 नंबर दे दीजिए। मतलब एनालिसिस D1 का इंपॉर्टेंट होता है, मगर आपका जो उसकी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आपको D9 से पता चलेंगी। 40% वो है और बाकी रिमेनिंग 10% रिलेटिवली आपका डिविजनल चार्ट आता है। अब यहां पर ये मैंने चीज क्यों बताई, ये मैंने इसलिए बताई है कि यदि आपका D1 और D9 में किसी चीज का प्रॉमिस है और उसका कंसर्न डिविजनल चार्ट उस प्रॉमिस को डिनाई कर रहा है, जैसे प्रोफेशन में D10 डिनाई कर रहा है, संतान प्राप्ति में D7 डिनाई कर रहा है, मगर D1 और D9 में प्रॉमिस हो गया तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो इवेंट होकर रहेगा, चाहे उसके कंसर्न डिविजनल चार्ट में वो उसका प्रॉमिस है या नहीं। D1 D9 में मिला के यदि प्रॉमिस आ जाता है कि D1 भी प्रॉमिस दिखा रहा है, D9 भी प्रॉमिस दिखा रहा है, संतान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, और सपोज D7 के अंदर प्रॉमिस नहीं है, तो भी वो इवेंट होगा D7 में, चाहे कितना भी बुरा हो। हाँ, D7 ये बताएगा उसकी क्वालिटी ऑफ इवेंट, होना अलग बात है और क्वालिटी अलग बात है। मैंने कहा था 3 चीज कि है कि नहीं प्रॉमिस, नंबर 1, दूसरा मैंने कहा कब होगा, तीसरा कैसा रहेगा। कैसा रहेगा में कंसर्न डिविजनल चार्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसकी माइन्यूट डिटेल, मैरिज की माइन्यूट डिटेल देखनी है आपको, कैसा रहेगा। तो आपको D9 चार्ट से देख रहोगे, D1 से नहीं देख सकते, D1 में कुछ है ही नहीं, मैरिज से रिलेटेड माइन्यूट डिटेल देखने का कोई तरीका नहीं है D1 में, वो उसके D9 में जाओगे। प्रोफेशन से रिलेटेड आप माइन्यूट डिटेल देखना चाहते हो तो बगैर D10 के आप नहीं बता सकते। हाँ, नौकरी उसकी लगेगी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये D1 और D9 डिसाइड कर देगा, मगर नौकरी लगने के बाद उसका प्रमोशन होगा, ऑफिस में कैसा रहेगा, उसका पूरा कैरियर कैसा रहेगा, कभी वो फंसेगा, रिश्वत लेगा, उसके लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, सस्पेंशन होगा, और कोई ट्रबल आएगी, ट्रांसफर्स होंगे, एक जॉब चेंज करेगा, दूसरा जॉब पकड़ेगा, ये सब बताने के लिए आपको D10 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। उसको संतान होगी या नहीं होगी, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका D1 और D9। D1 और D9 में से यदि संतान होने का प्रॉमिस है तो D7 से कोई मतलब नहीं है उसमें हो या ना हो। अब संतान हो गई, कैसी रहेगी संतान के साथ, कैसे प्राप्त होगी, वो ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, होने के बाद वो आपको दुख देगी, तकलीफ देगी, आपसे उसके अच्छे रिश्ते रहेंगे, खराब रिश्ते रहेंगे, उसके लिए आपको D7 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक इवेंट के लिए आपको 3-3 कुंडलियों को देखना पड़ेगा। और जो प्रॉमिस मेनली देखना है, आपको देखना है D1 और D9 चार्ट में। देखना क्या है, आपको D1 में भाव, भावेश, कारक और कारक से वही भाव, और D9 के अंदर भी भाव, भावेश, कारक और कारक से वही भाव। कंसर्न डिविजनल चार्ट में भी इन्हीं चीजों को देख लीजिए, भाव, भावेश, कारक और उससे वही भाव, कारक से वही वाला भाव। और कारक आपका अलग अलग चीज का अलग अलग है और अलग अलग चीज का डिविजनल चार्ट अलग अलग है। इन सभी चीजों को हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, और ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा। ये तो मैंने बताया देखना क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है देखना कैसे है। देखना क्या है, एक क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने आपको कि ये आपको चीज देखनी है, कहां पे देखनी है, वो मैंने आपको आंसर दिया। पहला क्वेश्चन कि हम प्रॉमिस कैसे, किस कुंडली में देखेंगे, D1 में देखेंगे, D9 में, हर एक केस में दोनों में देखना है। और कंसर्न डिविजनल चार्ट में आप किस चीज का प्रॉमिस देखना चाह रहे हो, वो उसके लिए कंसर्न एजुकेशन देखना चाह रहे हो, D24 पे जाओगे। गाड़ी आपको देखनी है, या आपको उसकी वेल्थ देखनी है, मकान दौलत देखनी है, D4 पर जाओगे आप। वैसे फाइनेंसेस देखने हैं तो D2 पर भी जाओगे, D1 D9 तो है ही, मगर D2 पर जाओगे आप। इस तरीके से हम इन सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब डिविजनल चार्ट में एक दूसरी चीज मैं बता देता हूं, जनरली आप D24 के बियॉन्ड जाए ना,
क्योंकि बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट होगा तभी बाकी डिविजनल चार्ट का मीनिंग है। बाकी डिविजनल चार्ट बहुत 2-3 मिनट के अंदर बदल जाते हैं, उससे छोटों पे जाओगे, जिसे हायर डिविजन्स बोलते हैं। हायर डिवीजन में जाने की गलती बिल्कुल ना करें जब तक कि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना नहीं आता। अप टू सेकंड बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर रहे हो तभी आप D60 तक जाइए। नॉर्मल कोई व्यक्ति अपना बर्थ टाइम बता रहा है वो गलत ही होगा, इस बात की गारंटी है। दुनिया में किसी को भी अपना बर्थ टाइम पता नहीं है, वो हम केवल एस्ट्रोलॉजर ही उसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्टर भी करेक्ट नहीं कर सकता। तो जब तक जिसका बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है उसके D24 के बियॉन्ड बिल्कुल मत जाइए, D30 पर भी मत जाइए, D60 पर भी मत जाइए। बहुत सारे लोग D60 को देखने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल मत देखिएगा। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पार्ट पर कि देखना क्या है। मैंने कहा भाव देखना है, भावेश देखना है, कारक देखना है, और कारक से वही भाव देखना है। अब भाव देखने का एक तरीका होगा, अब इसको ध्यान से समझिए माइंड में जो मैं बोल रहा हूं। भाव एक भाव है, घर, भावेश एक प्लेनेट है, कारक एक प्लेनेट है, कारक से वही वाला भाव भी एक भाव है। तो आपको प्रैक्टिकली भाव देखना आना चाहिए और प्लेनेट देखना आना चाहिए। दो चीज देखना आप सीख गए, इसका मतलब आप सब कुछ देख पाओगे। आपको पता हो कि भाव कैसे देखा जाता है तो आप कारक से वो वाला भाव भी देख लोगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली के अंदर प्रोमिस में प्लेनेट को कैसे देखा जाता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके। तो अल्टीमेटली हमें किसी भी प्रोमिस में क्या देखना आना चाहिए, हमें देखना आना चाहिए कुंडली के किसी भी भाव को किस तरीके से देखा जाता है और प्लेनेट को किस तरीके से देखा जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला नियम है, संस्कृत का श्लोक है तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे प्रॉपरली वो करना प्रोनाउंस करना नहीं आता, पर मैं मतलब बता देता हूं कि जिस भी भाव को उसका लॉर्ड एस्पेक्ट करता हो, दृष्टो, और उसमें बैठा हो युतो, वो भाव बली हो जाता है। कुंडली के किसी भी भाव को उस भाव का स्वामी एस्पेक्ट करता हो या भाव का स्वामी वहां पर बैठा हो, उसके ऊपर कितने भी एफ्लिक्शन हो तभी भी उस भाव को बली मानकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह होगी कि वो भाव बली हो जाएगा यदि उसका खुद का लॉर्ड से उसका रिश्ता हो गया। अब दूसरी चीज हमें किस तरीके से देखनी है, देखिए सिंपल यहां पर नियम है। मैं आपको एक 7th हाउस से रिलेटेड मेरे पास एक पीडीएफ है, तो वो उसको मैं आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा जिससे आपको फायदा हो जाएगा कि किस तरीके से देखा जाता है कि एक भाव अच्छा होगा कि नहीं होगा, एक प्लेनेट अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब भाव अच्छा है तो अभी भी प्रॉमिस है, और आपका चार चीजें मैंने बताई है, भाव, भावेश, कारक, कारक से सातवां। अब ये चारों चीजों को एनालाइज करोगे, चारों में जितने ज्यादा पैरामीटर बेटर है उतना स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, और चारों के चारों खराब हैं तो बहुत वीक प्रॉमिस हो जाएगा। जितने ज्यादा खराब है उतना ज्यादा वीक प्रॉमिस हो जाएगा। अब आपके D1 में चारों चीज खराब है और D9 में भी चारों चीज खराब है, इसका मतलब वो उस पर्सन की लाइफ में वो इवेंट होने वाला नहीं है। D1 में आप चार में से एक या दो चीज भी ठीक है तो वो इवेंट हो जाएगा, डिफिकल्टी से होगा। चारों की चारों चीज ठीक है तो आपका वो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस हो गया। D1 में भी और D9 में भी है। सपोज D1 में प्रॉमिस है, D9 में वीक है, तभी भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपका ऑल फोर पैरामीटर, भाव, भावेश, कारक और कारक से कंसर्न भाव, आपके D1 में इन चार में से कोई एक भी ठीक है, इवेंट हो जाएगा। आपको डिनायल ऑफ इवेंट तभी करना है जब सब चीजें खत्म हुई पड़ी हैं, कि आपका D1 में भी चारों पैरामीटर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, और D9 में भी ऑल फोर पैरामीटर्स आर एफ्लिक्टेड और पीड़ित, तब हम कहेंगे कि नहीं ये इवेंट होने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा और उससे मैं बताऊंगा कि आपको भाव, भावेश, कारक को किस तरीके से देखना है। एक मिनट को।
मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत हो तो बता देना। उसमें अनम्यूट कर रहा हूँ तो अपना सब आप म्यूट रखें प्लीज़, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप में से कोई भी इसको ऑन करेगा तो फिर वो सुनाई नहीं देगा आपको ही। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा तो वो सुनाई नहीं देगी, इसलिए आप अनम्यूट रखना सभी अपने आप को। मैं ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हाउ टू चेक ए भावा मैंने बताया हुआ है। अब ये यहाँ पर 7वें भाव से रिलेटेड मैंने दिया हुआ है। आप इसको कोई भी भाव मान सकते हो। जो मैंने लिखा हुआ है ये 7वें भाव से रिलेटेड है। ये मैरिज में कैसे देखते हैं प्रोमिस, उससे रिलेटेड मेरा एक पीडीएफ है जिसको मैं बता रहा हूँ। आप इसको जनरल पढ़ें, हाउ टू चेक ए भावा, भाव किसी भी भाव को कैसे चेक करेंगे। तो कोई भी भाव को हम एफ्लिक्टेड कब मानेंगे, पीड़ित कब मानेंगे, इफ इट हैज अ डेबिलिटेड प्लेनेट इन इट। अब चेक करिए, वहां पे नीच का ग्रह तो जाकर नहीं बैठ गया है। जिस भी भाव में नीच का ग्रह जाकर बैठेगा वो पीड़ित माना जाएगा। 6, 8 एंड 12 लॉर्ड इन इट, छठे भाव का स्वामी षष्टेश, अष्टेश और द्वादशेश जिस भाव के अंदर जाकर बैठ गया उस भाव को पीड़ित माना जाएगा। थर्ड वन क्राइटेरिया, द पर्टिकुलर भाव इज इन पाप कर्तरी। पर्टिकुलर भाव जो जिस भाव को आप चेक कर रहे हो वो पाप कर्तरी में है तभी भी पीड़ित माना जाएगा। पाप कर्तरी के दो अलग अलग नियम है, अलग अलग लोग उसको मानकर चलते हैं। और तो इसलिए पाप कर्तरी में बहुत लोग नेचुरल प्लेनेट के बेस पर मानते हैं और बहुत लोग फंक्शनल प्लेनेट्स के बेस पर मानते हैं। तो मैं पर्सनली उसको फंक्शनल के बेस पर मानता हूं कि किसी भी भाव के दोनों तरफ फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट हो, फंक्शनली अशुभ ग्रह हो, तो वो आपका पीड़ित भाव माना जाएगा। फर्दर ये नेक्स्ट पॉइंट यहां से छोड़ देना, दैट वन पर्टिकुलर प्लेनेट इज एस्पेक्टेड बाई 6, 8, 12 लॉर्ड और नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी और नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट यदि उसे एस्पेक्ट कर लें तभी भी उस भाव को हम पीड़ित मानकर चलेंगे। यह मैंने आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन दे दी है कि एक भाव को आप कब पीड़ित मानोगे, तो इन 4-5 कंडीशंस में उस भाव को हम पीड़ित मान लेंगे। उस भाव के अंदर यदि नीच का ग्रह बैठा हुआ है, 6, 8, 12 लॉर्ड बैठे हुए हैं, वो भाव पाप कर्तरी में है, उस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ मतलब 6, 8, 12 लॉर्ड की दृष्टि है, या 6 या नेचुरली मेलिफिक प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो भाव आपका पीड़ित माना जाएगा, एफ्लिक्टेड माना जाएगा। अब जो एफ्लिक्टेड नहीं है उसे आप सही मानोगे, न्यूट्रल है तो भी सही मानोगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी भाव को कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस भाव में कोई नहीं बैठा हुआ है। बहुत सारे भाव होते हैं, आपकी कुंडली के 12 भाव हैं तो उसमें 3-4 भाव हमेशा ऐसे मिलेंगे जिस पर किसी की भी एस्पेक्ट नहीं होगी, किसी का भी उसको वहां पर कोई प्लेस नहीं होगा, तो उसको न्यूट्रल मानकर चलेंगे, उसको ना ही बुरा मानेंगे ना ही अच्छा मानेंगे। तो आप प्रॉमिस देखोगे तो वो ना ही तो रुकावट क्रिएट करेगा और ना ही वो आपकी हेल्प करेगा किसी इवेंट को होने में। तो न्यूट्रल है तो भी ठीक है, उस केस में हम उसको प्रॉमिस में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मानकर चलेंगे। मगर यदि वो खराब है, इन स्थितियों से पीड़ित है, तब आप ये मान के चलिए वो भाव पीड़ित हो गया। ऐसे ही अब प्लेनेट को किस तरीके से देखना है कि वो प्लेनेट पीड़ित है या नहीं, तो आप चाहे उसे ऐसे कारक चेक कर रहे हो तभी भी ऐसे चेक करना है, चाहे आप उसे लॉर्ड चेक कर रहे हो तभी भी इसी तरीके से चेक करना है। भावेश देख रहे हो या कारक देख रहे हो, दोनों को देखने का तरीका है। पहला क्या तरीका होगा कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट जिसे देख रहे हो यदि वो एनिमी साइन में चला जाए या नीच के साइन में चला जाए, दोनों केसेस में उसको पीड़ित माना जाएगा। एनिमी साइन में चला गया, शत्रु राशि में जाकर बैठ गया, तो हमेशा हम देखते हैं कि ये शत्रु राशि में चला गया है। हमेशा हम देखते हैं कि ये आपका नीच की राशि में चला गया। इन बोथ केसेस उसे पीड़ित मानकर चलेंगे। यदि वो 6 से 12th हाउस में जो भी प्लेनेट चला जाता है, आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर आपका लग्न लॉर्ड जाकर बैठ जाए, किसी भी भाव का लॉर्ड जाकर बैठ जाए, स्व राशि में चला गया तो उसे पीड़ित नहीं मानकर चलेंगे। मगर वो किसी और राशि के अंदर छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया तो वो पीड़ित हो जाएगा। इवन वो उच्च का भी हो गया तो वो आपका कमजोर हो जाता है काफी हद तक। 6-8 बारे में उच्च का प्लेनेट भी उच्च का नहीं रहता, मतलब उसके करेक्टरिस्टिक उच्च जैसे नहीं होंगे, वो पीड़ित हो जाएगा। अगला पीड़ित होने का तरीका है कंबस्ट हो गया, तो उसके अंदर बल नहीं रहता, किसी भी तरीके के रिजल्ट देने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो यदि आपका कंबस्ट है तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शुक्र कंबस्ट हो गया तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड सुख में कमी आ जाएगी, हो भी गई तो आपको सुख में कमी आएगी। इसी तरीके से आपका वो उसको उससे एसोसिएट हो जाए
बाई मेलिफिक प्लैनेट। मेनली फंक्शनल मेलिफिक को यहाँ पर कंसिडर करिए। किसी भी प्लैनेट को यदि फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हो या उसके साथ युति में बैठे हो तभी भी पीड़ित माना जाएगा। यदि वो प्लैनेटरी वॉर में हार जाए तो प्लैनेटरी वॉर तभी होगी जब दो प्लैनेट कंजक्टेड है एक ही राशि में और दोनों के बीच में उनके लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है। तो जो कम होता है डिग्री में वो जीतता है, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसे हारा माना जाता है। वो अपनी बेइज्जती समझता है और रिजल्ट देना बंद कर देता है, मुंह ही नहीं दिखाता, मैदान में आता ही नहीं है। जो प्लेनेटरी वॉर में हार जाता है तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इन दिस वे वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर कि प्लेनेट एनिमी साइन में चला गया, नीच क्या हो गया, 6 से 12th हाउस में जाकर बैठ गया, कंबस्ट हो गया, उस पर अशुभ ग्रहों का असर है। अशुभ ग्रहों में 6 से 12th लॉर्ड का भी असर आप मान सकते हो। और वो प्लेनेटरी वॉर में डिफीट हो गया तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को हम कमजोर मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही ये D1 के अंदर आप एनालाइज करोगे, D1 के अंदर एनालाइज करोगे तो अभी मैंने कहा है तो मैं देखिए एक ऐसे ही कुंडली खोल लेता हूँ अभी इसी वक्त की और देखते हैं उस पर्सन की मैरिज भी होगी कि नहीं और सेटिस्फैक्ट्री होगी या नहीं। तो जी 10-6-94 लगा दो ना मैडम आप वो रहे, मैं नहीं लगा रहा वो, आप 1 मिनट समझे, आप टॉपिक को बदले ना मतलब में जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं उस पर आप एक इंडिविजुअल कुंडली को लेके हर क्लास में आते हो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। डाउट इसलिए है कि जो पैरामीटर आप बता रहे हो ना उसमें से आधे से ज्यादा तो वो नहीं लग रहे सर, मतलब ठीक है तो भी मतलब दिक्कत कहाँ है, यही डाउट है सर। सर आपकी पीडीएफ नहीं दिखी सर। दिखेगी दिखेगी। अब दिख रही है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं सर जी अब तो कुंडली दिख रही है ना। कुंडली तो दिख रही दिखा रहा हूं है मैं। कुंडली। कुंडली दिख रही है सर। हाँ बस तो कुंडली दिखा रहा हूं मैं। अब देखिए जैसे इसमें आपको प्रॉमिस देखना है, बाय द वे हमें कोई भी भाव भावेश कारक देखना है। सपोज 5वां भाव देखना है, 5th हाउस या 7th हाउस देखना है तो 7th हाउस देखना हम सीखते हैं सबसे पहले। तो 7th हाउस में 1 साइन है। अब 1 साइन को आप देखिए यहाँ पर, इसको क्या कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है क्या? तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए इसको शनि एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। अब आप में से कोई बता सकते हैं सैटर्न का एस्पेक्ट अच्छा है या बुरा है? बुरा है सर जी बुरा। वैसे वो फिफ्थ लॉर्ड है, तो होना नेचुरल चाहिए। मैग्निफिक है पर एक फिफ्थ मिनट, लॉर्ड एक मिनट, भी एक है सर वो। एक मिनट, एक मिनट, सब आप सब मत बोलो, हैंड रेज करो और मैं आपसे जिससे कहूँ वही बोलेगा, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। हाँ क्योंकि जो हमारी क्लास है उससे आपको सीख के जाओ तो फायदा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बताओ एस्पेक्ट अच्छा है। प्रतिभा मैम बताओ अच्छा है बुरा है? सर योग कारक प्लैनेट है सैटर्न जो ये इस कुंडली के लिए, तो ये बुरे फल तो मतलब अपनी जो इसकी प्रकृति है बुरा भी एक तरह से और अच्छा भी है। निरस्ता रहेगी मतलब लाइफ में, मैरिड लाइफ में, नहीं पर एस्पेक्ट कुछ कैसा इतने है वो बुरे बताओ। रिजल्ट भी होंगे। एस्पेक्ट बताओ कैसा है, क्वेश्चन इतना सा है सिंपली। देखिए प्रॉमिस हम जी सीख सर, ही नहीं सकते जब तक ये अच्छा चीजें नहीं बताओ। होगा सर, अच्छा नहीं होगा अच्छा उतना। नहीं होगा। अच्छा हाँ कविता जी चावला मैम आप बताओ, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर त्रिकोण के स्वामी अच्छा फल देते हैं तो उसकी दृष्टि के शनि की दृष्टि बुरी है, पर यहाँ ही वो फिफ्थ लॉर्ड है तो खराब नहीं कहेंगे। कविता गुप्ता डिले मैम आप हो सकता है, बताइए। डिनायल नहीं। कविता मैम आप दे रहे डिनायल थे। नहीं है, डिले है। सर वो 10th और पंचम का स्वामी है तो एक तरीके से योग कारक ही हो गया, तो दृष्टि तो सर अच्छी होनी चाहिए। नहीं लेकिन चाहिए कारक नहीं, शनि है आप तो थोड़ा क्या बहुत गड़बड़ समझते हो वो करेगा, बताओ क्योंकि मुझे। शनि। आप बताओ आप क्या समझते हो, होनी नहीं चाहिए ये सर बोलिए। मैं तो सही समझ रही हूँ। पर जी पंचम और हाँ उसका स्वामी है वो केंद्र स्थान का, तो वो सही ही हो गया सर, शुभ ही चलो होगा। राजन शर्मा जी आप बताओ सर। सर राजन शनि शर्मा जी की दृष्टि
सर शनि की दृष्टि ठीक रहेगी सर, तो योग कारक है ना सर, जी जी पंचम का और 10 का, तो उस योग कारक होने की वजह से सर। करेक्ट सर। ज्योति कृष्णन मैम। अगर बोलते हैं हम तो ये दृष्टि ऑफ मैलिफिक्स, अगर सैटर्न का दृष्टि सैटर्न के ऊपर ही गिर रहा है तो दैट इज गुड। इफ सैटर्न एस्पेक्ट इज ओन हाउस, सैटर्न में नहीं हाँ गिरा, जी। 7th हाउस पे पड़ रही है दृष्टि। ऑलराइट, सपोज 7th हाउस हैपेंस टू बी सैटर्न्स हाउस, सैटर्न हाउस Then का it's- नहीं है, वो मार्स का हाउस है, 1 साइन है 7th में। अगर देखिए सैटर्न तो 1 साइन में है एंड इफ इट एस्पेक्ट 7th, आप समझ नहीं आए। चलो मैम, विकास जी आप बताओ। मैं वो तो गुरुजी पहले तो ये नेचुरल, हाँ गुरुजी सुनाई दे रहा है गुरुजी? हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो ये नेचुरल मेलिफिक है, सेकेंडरी ये योग कारक है। हाँ जहां भी दृष्टि पड़ेगा वहां पर लिविंग थिंग्स के लिए खराब होगा, लेकिन मैटेरियल डिजायर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक। विशाल नहीं। गोस्वामी जी। सर सैटर्न जहां बैठा है वहां तो वो केंद्र का स्वामी होने के कारण वो ठीक रिजल्ट देगा, पर दृष्टि जो है सैटर्न की हमेशा मतलब पॉइजनस मानी जाती है। मेरे विचार से तो दृष्टि उसकी ठीक नहीं है। चलो, और किसी का कोई और ओपिनियन? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, what I wanted to say, suppose Saturn is in the, आपने बता दिया, आप और किसी को बताने दो, आपने तो बता ही दिया। अनंत लक्ष्मी मैम। शनि का दृष्टि नीच पे जा रहा है, फील फंक्शनली बेनिफिक होने के नाम है, इट विल नॉट हार्म द राइटल सिंग नहीं होगा, बट लिविंग रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, it will build a strong relationship sort of, because it is functionally benefic, so it won't harm the, ओके, that is what I, विवेक पटेल जी। हाँ सर, पाराशरी सिद्धांत के अनुसार सर ये फंक्शनल बेनिफिक है, तो सर ये कुछ लाभ ही देगा सर, सीधी बात। अगर हम फंक्शनल बेनिफिक मानते हैं इसको, तो वो अगर उस थ्योरी को ले रहा है तो फायदा करेगा। जी सर। जी जी, एक मिनट। जिंदल साहब, जिंदल साहब अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। सर फ्रेंडशिप एनिमिटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो ये दृष्टि अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक। राजपाल जी आप बताएं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये प्लेनेट एक्चुअली नेचुरल तो मेलिफिक है सर, और फंक्शनली बेनिफिक, केंद्र कोण का स्वामी है, योग कारक बन गया इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपनी नीच राशि को दृष्ट कर रहा है ये। अच्छा। तो ये न्यूट्रल सा ही इफेक्ट देगा। ठीक है। अब पहली चीज ये बताओ, ये दृष्टि मानी भी जाएगी कि नहीं, कोई बता सकता है मुझे? एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। अब जो भी हमारी क्लास में आप सीख पाए तो वो काम आएगा। पहली बात तो ये आप देखिए जरा, ये दृष्टि भी है या नहीं। मैं शेयर, एक मिनट फिर से शेयर कर देता हूँ। फिफ्थ से सेवेंथ दृष्टि है ना, थर्ड एस्पेक्ट। नहीं आप बोलिए मत, देख लीजिए, इसके बाद हैंड रेज करना, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सैटर्न 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, आपके हिसाब से कर रहा है ना? आप 2 जी डिग्री सर, नोट करिए, तीसरी दृष्टि से 2 डिग्री नोट करिए सब। सैटर्न बोलिए मत, एक मिनट। भाव मध्य से दूर है सर काफी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा भाई। सब एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। ऐसे तो
कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप सब अनम्यूट करें, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए, अदरवाइज हमारी क्लास यूजलेस हो जाएगी। आप जो जितनी भी देर हम बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप कुछ सीख के जाएं, नई चीज़ जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। मैडम ने बता दिया, बहुत बढ़िया। आप नोट करिए सैटर्न की डिग्री कितनी है इसमें, 29 डिग्री 15 मिनट। और असेंडेंट की डिग्री नोट करिए कितनी है, 11 डिग्री 26 मिनट। सैटर्न की डिग्री 29 डिग्री 15 मिनट है, असेंडेंट की डिग्री 11 मिनट 26 सेकंड है। 2 क्वेश्चन होगा, मैं आंसर करूंगा। पहले ये आप में से जो बताना चाहे वो ये बताए कि ये एस्पेक्ट सैटर्न कर रहा है क्या 7th हाउस को? नो सर, नॉट डूइंग। नॉट डूइंग। और कोई? No, हाँ सर, sir, 8 not डिग्री doing. और में माना जाता है सर, 8 डिग्री के और में ही दृष्टि मानी जाती है विशेष रूप से। ये सबको पता है एस्पेक्ट इनइफेक्टिव है। यस सर। सर आपने Yes, sir. पढ़ाया था, लेकिन आपने कुंडली इतनी सी दिखाई कि वो देखने का इतना मौका ही नहीं मिला। अब फिर दिखा देते हैं, लो यस सर, कुंडली देख यस लो, सर, ये मौका सर डिग्री देखने का। दिख गई डिग्री। सर जी सूत्र रिपीट कर दो। एक मिनट मैडम, सब मत बोलो। डिग्री दिख गई क्या आपको? 29 डिग्री 15 मिनट दिख रही है आपको सैटर्न की। यस सर, यस सर। असेंडेंट की डिग्री कितनी है? 11। 11 असेंडेंट की डिग्री क्यों ली है मैंने? कोई बताएगा असेंडेंट की क्यों ली है? भावमति के लिए, भावमति के लिए उसके डिग्री से चलेगा भावमति के अनुसार। करेक्ट करेक्ट भाव मध्य है। करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी प्लेनेट, मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि बता रहा हूं मैं आपको। फंक्शनल मेलिफिक जो होते हैं, वो जब भी प्लेनेट की डिग्री असेंडेंट की डिग्री के यदि ज्यादा दूर है, और आप मेलिफिक प्लेनेट के केस में केवल 2 नवांशा मान लीजिए, 6 डिग्री 40 मिनट के ऊपर यदि है डिफरेंस दोनों में, तो वो एस्पेक्ट बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाता है। वर्चुअली देयर इज नो एस्पेक्ट एट ऑल। मेलिफिक प्लेनेट के केस में मैं बता रहा हूं। तो पहला नियम यह है कि यहां पर जो ये सैटर्न की एस्पेक्ट है, इट इज इनइफेक्टिव। इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा 7वें भाव को, पर जिसको कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इसे एस्पेक्ट मान के ही चलेंगे, डिग्री की तरफ नजर ही नहीं डालेंगे। जब भी मेलिफिक प्लेनेट भाव मध्य के जितना क्लोज होता है, उसकी एस्पेक्ट उतना ही ज्यादा मानी जाती है। भाव मध्य से जितना दूर होता है, एस्पेक्ट इनइफेक्टिव हो जाती है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, जो बहुत लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। यहां पर सैटर्न इज ए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट, इस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट है। योग कारक प्लेनेट की दृष्टि किसी भी तरीके से खराब हो ही नहीं सकती। मगर जब जो प्लेनेट नेचुरली मेलिफिक होते हैं, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बाकी तो यहां पर जब सैटर्न और मार्स किसी कुंडली के लिए योग कारक या त्रिकोण के स्वामी हो जाएं, तो उनका एस्पेक्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट के लिए वंडरफुल होगा। आपकी जिंदगी के सभी एस्पेक्ट को शानदार बनाएगा, प्रोग्रेस करवाएगा। मगर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पर जो सैटर्न का एस्पेक्ट यदि होता, तो इट वाज द बेस्ट एस्पेक्ट, क्योंकि एक योग कारक ग्रह देख रहा है। मगर क्योंकि सैटर्न नेचुरली मेलिफिक प्लेनेट है, इसलिए 7th हाउस से रिलेटेड डिजीज भी देगा जब उसकी दशाएं आएंगी। मैरिज में सैटर्न का कोई रोल नहीं होता। सैटर्न मैरिज को ना अच्छा करता है ना खराब करता है, ये केवल बदनाम करने का तरीका है। सैटर्न आपको कितनी ही कुंडलियों में देख लीजिएगा, सैटर्न का एस्पेक्ट 7th हाउस 7th लॉर्ड पर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैटर्न केवल स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। आपकी जो मैरिज है, मैरिज डिले करता है। दूसरी बात, ये थोड़ा अलगाव क्रिएट कर देता है। किसी एक ने बोला था कि वो थोड़ा दोनों के बीच में अलगाव का मतलब होता है कि बहुत दोनों के बीच में बहुत इंटीमेसी नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ दोनों चाय पी रहे हैं, बैठ के बात नहीं कर रहे अपने, हस्बैंड अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वाइफ अपने सब्जी काट रही हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दोनों में बहुत रोमांस नहीं होगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। बाकी सैटर्न कोई और किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं करता। वो सभी, हाँ नीरसता गुड वर्ड है, वो सभी हम एस्ट्रोलॉजर्स ने क्रिएट किया हुआ है। सैटर्न मैरिड लाइफ में केवल नीरसता क्रिएट करता है, जिसे आप अलगाव भी शब्द कह सकते हो ना। सेपरेट वो डिवोर्स भी नहीं कराता जब तक मार्स का रोल नहीं हो। सैटर्न अकेला कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है
कि ये 7th हाउस को मैं देखना सिखा रहा था, मगर उसके अंदर जब भी एस्पेक्ट देखोगे फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव मानोगे, मगर साथ में ही वो नेचुरल मेलिफिक है, तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में वो आपके मेलिफिक रिजल्ट देगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप में से किसी ने एक बहुत करेक्ट वर्ड दिए थे कि वो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम करेगा, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस में एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है। इस तरीके से इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। अब मैं वापस से उसी 7th हाउस पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने सैटर्न का एस्पेक्ट देखा, इसके बाद हम इसका पाप और शुभ कर्तरी देखने की कोशिश करेंगे। तो पाप शुभ कर्तरी हम किस तरीके से देखेंगे कि मैंने कहा कि मैं पर्सनली आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं फंक्शनल प्लेनेट को वेटेज देता हूँ एज कंपेयर टू इट्स नेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर के रिजल्ट तो ये देना ही देना है, मगर पाप कर्तरी में यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ इस 7वें भाव को, आप देखिए ध्यान से, इसके जो क्लोजेस्ट इधर है मरकरी 11 डिग्री 13 मिनट और इधर साइड है जुपिटर 20 डिग्री 32 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका इससे हम क्लोजेस्ट मानकर चलेंगे तो ये एक तरफ मरकरी आ गया और एक तरफ जुपिटर आ गया। तो मरकरी इस कुंडली के लिए बेनिफिक 9th लॉर्ड है, तो मरकरी और जुपिटर इसको पाप कर्तरी में क्रिएट नहीं कर रहे। तो 7वें भाव का यदि मैं देखता हूं तो एस्पेक्ट आपका इनफेक्टिव है। यदि आप मान भी लेते हो तो एक फंक्शनल बेनिफिक योग कारक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, ये पाप कर्तरी में भी नहीं है। तो 7th हाउस इज ओके, अच्छा है। फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट देख रहा है तो स्ट्रांग हो गया। ऑलवेज याद रखिएगा, फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट बैठा हो या देख रहा हो, चाहे वो नेचुरली मेलिफिक भी हो, तभी भी उस भाव को बली बनाएगा। तो 7th हाउस ठीक ठाक है। अब मैं दूसरा पैरामीटर चेक करूंगा, 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड है यहाँ पर मार्स। अब इस मार्स को चेक करते हैं। तो मार्स को चेक करने में हमें क्या करना है, देखिए मल्टीपल चीजें चेक करनी है, केवल एक पैरामीटर के बेस पर हम रिजल्ट कंक्लूड नहीं करेंगे। मार्स को उठाकर देखते हैं तो आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर चला गया, तो इसका हाउस वाइज प्लेसमेंट इज वेरी गुड। अब हम देखते हैं इस पर एस्पेक्ट वगैरह किसका है। तो यहाँ पर मार्स पर हम देखते हैं सैटर्न का एस्पेक्ट देखा जाता है, वो नहीं है, या मून का एस्पेक्ट देख रहे हैं। मून इस कुंडली के लिए न्यूट्रल प्लैनेट है, मून का यहाँ पर एस्पेक्ट है। और पक्षवल के हिसाब से हम यहाँ पर मून को देखते हैं तो ये आपका पक्षवल ही नजर आ रहा है, करीब करीब ठीक ठाक है, सूर्य से काफी दूरी है। तो मून का मार्स पर एस्पेक्ट है और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके का आपका धनयोग फॉर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर मार्स की राशि जो है वो शत्रु राशि के अंदर मार्स बैठा हुआ है। तो देखिए, एक तो इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया मार्स का, त्रिकोण में जाकर बैठ गया, मगर शत्रु राशि में बैठ गया। फिर इसको जो एस्पेक्ट है, इसके मून का एस्पेक्ट है, इस मार्स को ना ही तो मैं बहुत पीड़ित मानूंगा और ना ही इसको बहुत बेटर मानूंगा। अब आप कहोगे पीड़ित क्यों नहीं माना, एनिमी साइन में है, मगर ये इसका जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा हो गया। त्रिकोण में जब भी कोई प्लेनेट जाकर बैठेगा 159 में, तो जैसे 6-8-12 में बैठकर वो नेगेटिव होता है, ऐसे ही 159 में बैठकर वो पॉजिटिव हो जाता है। मगर ये शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव फैक्टर है। एक न्यूट्रल प्लैनेट इसे एस्पेक्ट कर रहा है, वो हालांकि नेचुरल बेनिफिक है। मून का इसके ऊपर एस्पेक्ट है। मून पर जब भी 7th लॉर्ड का एस्पेक्ट हो वो लव मैरिज को इंडिकेट करता है। ये यदि 7th को देख रहा हूं तो 7th लॉर्ड 9th में आ गया तो वो भी लव मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, और 5th लॉर्ड भी 7th को एस्पेक्ट कर रहा है, हालांकि पार्शियली एस्पेक्ट कर रहा है, वो भी लव मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। मून इसके मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है और मार्स यहाँ पर वो भी न्यूट्रल टाइप है, 7th हाउस इसका बेनिफिक है। तो यहाँ पर ये 2 पैरामीटर मैंने चेक कर लिए। अब तीसरा पैरामीटर मैं मैरिज के लिए देख रहा हूँ 7th हाउस, तो शुक्र को देखूंगा। शुक्र देख लेते हैं। यहाँ पर उच्च की राशि के अंदर बैठा हुआ है शुक्र, मगर ये कंबस्ट है बैडली। सूर्य के साथ ये एक्चुअली 1 डिग्री के अंदर अंदर आ रखा है। सूर्य के साथ एक्चुअली प्लेनेटरी वॉर नहीं होती, सूर्य उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। विद इन 1 डिग्री है तो ये सूर्य को भी पीड़ित करेगा और सूर्य इसे भी पीड़ित कर देगा। तो शुक्र उच्च राशि में होने का कोई मतलब नहीं है। जब वो कंबस्ट हो गया तो उच्च राशि देखने की आपको कोई नीड नहीं है। 6ठे भाव के अंदर भी चला गया, तो कारक का प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर है और वो कारक कंबस्ट है, तो वो काफी वीक हो गया।
अब कारक से 7वां भाव देख लेते हैं, राहु केतु एक्सिस पर भी है, इस तरीके से भी पीड़ित है। मैं बाकी चीजें तो देख ही नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर कोई शक्ति है ही नहीं, ये पूरी तरीके से जब कंबस्ट हो जाता है तो अल्प बली हो जाता है। इससे 7वें भाव को देखते हैं तो 7th हाउस में जब भी राहु केतु एक्सिस पर होता है तो केतु तो यहाँ पर होगा ही, 7th हाउस पीड़ित है। देखिए इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो डबल पीड़ित हो गया है 7th हाउस। एक तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, इसके बाद आपका यहां से मार्स का एस्पेक्ट है। मार्स इस कुंडली के लिए डबल मारक है प्लेनेट, 7th लॉर्ड भी है और 2nd लॉर्ड भी है, और ये फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है इस कुंडली के लिए। तो इस फंक्शनल मेलिफिक की दृष्टि है 7th हाउस पर, तो इसका 7th हाउस पीड़ित हो गया। मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, केतु वहां पर बैठा हुआ है। मैं केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं, दूसरी एस्ट्रोलॉजी लगाता तो मैं कुछ और बोल जाता, मगर वो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने 4 पैरामीटर चेक किए। इट्स 7th हाउस इज गुड, 7th लॉर्ड न्यूट्रल टाइप है, वीनस पीड़ित है और वीनस से 7वां भाव भी पीड़ित है। तो आउट ऑफ 4 केवल एक पैरामीटर ठीक है, एक पैरामीटर न्यूट्रल है। 2 चीजें देखी मैंने D1 में, तो मैं इसको कहूंगा इसकी कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है। बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक नहीं है। बहुत वीक कब बोलता, प्रॉमिस कब नहीं बोलता, D1 के हिसाब से 4 के 4 पैरामीटर पिट जाते तो मैं कहता प्रॉमिस नहीं है। 4 के 4 पैरामीटर बेटर होते तो मैं कहता बहुत एक्सीलेंट प्रॉमिस है। और 4 में से जितने ज्यादा पैरामीटर पॉजिटिव हैं उतना ही प्रॉमिस बेटर माना जाएगा। मगर एक भी पैरामीटर पॉजिटिव है तो प्रॉमिस इज देयर। 3 पैरामीटर आपके खराब हैं तभी भी प्रॉमिस मानकर चलोगे। डिनायल ऑफ मैरिज तभी कहोगे, प्रॉमिस को डिनाई तभी कहोगे जब सारे के सारे पैरामीटर खराब हो गए। अब मैं इसका D9 चार्ट को एनालाइज करूंगा इन्हीं 4 पैरामीटरों पर, और D9 को एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट एनालाइज करूंगा। यहां पर आप D1 के प्लैनेट्स को भी वहां पर जाकर देख सकते हो, मगर अभी मैं D9 में यहां पर इसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। D9 में मैरिज के केस में, हालांकि क्योंकि ये मैं मैरिज केस स्टडी नहीं बता रहा हूं, मैं केवल ये किसी भी भावेश कारक को कैसे हम एनालाइज करते हैं प्रॉमिस देखने के लिए वो बता रहा हूं। मगर आपने मैरिज देखनी है तो D9 को पूरे को हमें एनालाइज करना होता है। अब मैं इसके 7th हाउस को एनालाइज करता हूं D9 के को। तो 7th हाउस को आप देखिए, यहां पर आपका इसके अंदर D9 चार्ट के अंदर 7th हाउस के अंदर जुपिटर आकर बैठ गए हैं। जुपिटर यहां पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं 7वें हाउस में। राहु केतु एक्सिस पर है 7th हाउस, और इस पर हम देखते हैं क्या एस्पेक्ट है क्या किसी का, तो यहाँ पर ना ही तो मार्स का एस्पेक्ट है ना ही सैटर्न का एस्पेक्ट है। बाकी इस कुंडली के लिए जुपिटर कोई बेनिफिक प्लेनेट तो नहीं है, और राहु केतु एक्सिस पर भी हो गया। तो इन वन वे ये इसका 7th हाउस पीड़ित हो गया, क्योंकि 12th और 3rd लॉर्ड है, मेलिफिक प्लेनेट है, उच्च का है, तो उसको एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। और एक राहु केतु एक्सिस भी हो गया, तो एक तो 12th लॉर्ड आ गया, अभी मैंने बताया था, जहां पर भी 12th 6 से 12th लॉर्ड जाकर बैठते हैं उस भाव को पीड़ित कर देते हैं। और राहु केतु एक्सिस भी हो गया। राहु केतु एक्सिस हमेशा जहां पर भी होता है उस भाव को पीड़ित करता है, अलग अलग वे में पीड़ित करता है। उच्च का जुपिटर है, एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है, स्टिल 7th हाउस इज नॉट गुड। 7th लॉर्ड पर आ जाते हैं। 7th लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा यहां पर आ गया आपका 7th साइन में मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पर मरकरी एक्चुअली 9th लॉर्ड है, तो एक बेनिफिक प्लेनेट के साथ इसमें बैठा हुआ है। हालांकि वो 6th लॉर्ड भी है, पर 9th लॉर्ड को 6th लॉर्ड के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं। जब भी एक प्लेनेट यदि 9th हाउस का लॉर्ड हो जाए तो उसको हम बेनिफिक मानकर चलेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड हो जाए, चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप कहीं की भी हो, तभी भी उसको हम बेनिफिक ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका केंद्र स्थान में जाकर बैठ गया है मून, और ये आपका मरकरी के साथ बैठा है जो कि 9th लॉर्ड है, तो 7th लॉर्ड की स्थिति ठीक ठाक मानकर चलेंगे। अब तीसरी स्थिति आ जाती है, शुक्र को हम देखेंगे। तो शुक्र यहाँ पर हम देखते हैं, तो शुक्र एक्चुअली यहाँ पर नीच का है, मगर उसका मरकरी के साथ राशि एक्सचेंज हो रखा है। मरकरी और वीनस के अंदर एक्सचेंज ऑफ साइन है, तो ये नीच एक तरीके से पार्शियली भंग हो जाता है। तो नीच भंग होकर अब ये यहाँ पर नीच को हम इसको ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। मगर यहाँ पर देखिए मार्स का भी इसके ऊपर एस्पेक्ट है, मार्स मेलिफिक प्लेनेट है, उसका शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट है। सन तो बैठा ही हुआ है जो कि 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड भी इसके साथ बैठा हुआ है। मार्स इसको एस्पेक्ट कर रहा है जो इस कुंडली के लिए मेलिफिक है। त्रिकोण में इसकी स्थिति अच्छी है, मगर 2 प्लेनेट इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बैडली। नीच का तो है ही, नीच भंग कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होती, खराब नहीं मानते मगर अच्छी स्थिति नहीं होती नीच भंग। नीच का प्लेनेट नीच ही होता है। भंग होने का मतलब ये होता है कि वो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करेगा, और वो आपको कुछ रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है आफ्टर सम स्ट्रगल। मगर यहाँ पर ये ओवरऑल पीड़ित ही माना जाएगा। पहली बात, ओवरऑल पीड़ित की वजह मैं बता रहा हूँ कि नीच का है ही ये। दूसरा, इसे मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है जो कि एक मेलिफिक प्लेनेट है।
फिर सूर्य भी बैठा हुआ है जो कि 8th लॉर्ड है, और तो यह ट्राइन में होने के बावजूद भी ये आपका पीड़ित है इस पर्टिकुलर प्लेस पर। तो यहाँ पर ये पीड़ित हो गया शुक्र। शुक्र से 7वां भाव देखते हैं, वहां पर 12 साइन है। अब 12 साइन पर किसका एस्पेक्ट है, ये शुक्र और सूर्य के एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करते ऐसे किस में। शनि देख रहा है, देखिए इसको, यहाँ पर शनि इस कुंडली के अंदर यहाँ पर लग्नेश है, तो उसकी एस्पेक्ट को उतना ज़्यादा बुरा कंसीडर करके नहीं चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड है, शनि 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, 12, 11, 10th एस्पेक्ट से देख रहा है, बाकी किसी और की दृष्टि वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है। तो सैटर्न की वजह से इसको मैं बहुत ज़्यादा खराब मानकर नहीं चलूंगा। तो यहाँ पर इस कुंडली के अंदर हम जाते हैं तो देखिए 7th हाउस समवॉट पीड़ित है, 7th लॉर्ड ठीक ठाक है आपका, वीनस से 7th इज ऑल्सो पीड़ित नहीं है। तो इसके अंदर भी 2 पैरामीटर ठीक ठाक हैं। अब मैंने 4 पैरामीटर देखे D1 चार्ट के अंदर, 4 पैरामीटर देखे मैंने D9 चार्ट के अंदर, एक 2 पैरामीटर दोनों जगह पर ठीक आ रहे हैं, कुछ पैरामीटर पीड़ित आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर कहेंगे कि प्रॉमिस इज देयर, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस नहीं है मैरिज के लिए। मगर बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं, ये मैं केवल मैरिज के बेसिस पर नहीं बता रहा, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हम किसी भी पर्टिकुलर भाव को कैसे हम एनालाइज करेंगे, किसी भी भाव के लॉर्ड को, भावेश को कैसे एनालाइज करेंगे, कारक को कैसे एनालाइज करेंगे। तो भाव और 7th फ्रॉम कारक को एनालाइज करने का एक ही तरीका है। प्लेनेट किसी को भी, चाहे वो किसी भाव का भावेश हो या वो उस पर्टिकुलर चीज का कारक हो, उसको एनालाइज करने का भी एक ही तरीका होगा। अभी मैं जस्ट ऐसे ही 5th हाउस को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि मुझे इसकी संतान देखनी है कि संतान में कोई डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी, संतान का प्रॉमिस है या नहीं है। तो देखिए उसमें 2 चीजों को ध्यान रखेंगे। एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना, हम कई बार क्या होता है, कई रटे रटाए सूत्र होते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ गया, शुक्र वहां पर बैठ गया, वो ये करेगा वो करेगा, उसको प्रॉमिस में आप कंसीडर ना करें, वो आफ्टर मैरिज एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉमिस में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं करते। तो उन पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है उन्हें याद करने का तरीका अलग है, लगाने का तरीका अलग है, मगर इन जनरल प्रॉमिस देखने में हम बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे। और बेसिक कंसेप्ट में ये मानकर चलेंगे प्लेनेट की लॉर्डशिप आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब यहाँ पर मैं इसकी एजुकेशन देखना चाहूँ या संतान देखना चाहूँ तो ये 5वां भाव है, 5वां भाव पे उसी का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो भाव ये अति बली हो गया, द स्ट्रोंगेस्ट पॉसिबल भाव है ये, अपनी ही मूल त्रिकोण साइन में भी बैठा हुआ है, शनि ही बैठा हुआ है। अब इसको कोई आपने दूसरी जो भी चीजें हैं वो देखने की नीड नहीं है, इसको कोई देख रहा हो और कुछ भी कर रहा हो, जिस भाव के अंदर उसका स्वामी जाकर बैठ जाता है वो भाव स्ट्रोंगेस्ट हो जाता है, मानकर चलिए। तो ये आपका इसका 5th हाउस स्ट्रोंग है। तो पहली चीज हमने देखी, 5th लॉर्ड भी स्ट्रोंग हो गया यहाँ पर। 5th लॉर्ड क्यों हो गया, क्योंकि वो पहली बात तो आपका योग कारक प्लेनेट भी है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। इस पे एस्पेक्ट देख सकते हो, अब किसी का एस्पेक्ट है क्या इस कुंडली में, इस 5th लॉर्ड पर किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है। तो आपका 5th हाउस भी स्ट्रांग हो गया, 5th लॉर्ड भी स्ट्रांग हो गया, 2 पैरामीटर अच्छे हो गए। अब हम देखेंगे जुपिटर, गुरु। तो गुरु को आप देखते हो तो शत्रु राशि में 8वें भाव में जाकर बैठ गया। ये 2 साइन में शुक्र की राशि है, शत्रु राशि है, 8th हाउस में जाकर बैठ गया। तो शत्रु राशि में ना ही तो इसका प्लेसमेंट अच्छा है और ना ही ये राशि अच्छी है। अब इससे 5वां भाव देखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, मार्स का एस्पेक्ट है। तो अब आप कहानी समझ सकते हो, जुपिटर से 5वें के अंदर केतु है और उस पर मार्स का एस्पेक्ट है। अब आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी, मैंने जैसे ये 2 सेंटेंस बोले हैं कि इसको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 5th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। मगर यहाँ पर जुपिटर से 5वें भाव में केतु बैठा हुआ है और मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, और केतु और मार्स दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जुपिटर को लग्न बनाकर हम देख रहे हैं। तो 5वें भाव में दोनों कलाकार जो हैं, संतान प्राप्ति के अंदर जो भी ऑपरेशन, सीजरियन ऑपरेशन उससे रिलेटेड, या जिसको हम अबॉर्शन से रिलेटेड मैटर बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्लेनेट का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो हम इसको कहेंगे कि भाई इसको सर्जरी डेफिनेटली हो सकती है संतान प्राप्ति के अंदर। इस तरीके से हमने इसके D1 के अंदर प्रॉमिस देख लिया 1 मिनट के अंदर कि इसका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 5th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, और जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं है, जुपिटर से 5th हाउस की स्थिति भी उतनी बेटर नहीं है। इसी तरीके से मैं इसका D9 के अंदर एनालिसिस करता हूँ। 5वां भाव में 2 साइन है, यहाँ पर कोई देख रहा है क्या इसको, तो नहीं सैटर्न देख रहा है, नहीं मार्स देख रहा है, इसको कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो ये न्यूट्रल हो गया। जुपिटर भी नहीं देख रहा है। अब इसके लॉर्ड को जाकर देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि उसकी कोई बहुत बेटर स्थिति नहीं थी, नीच की राशि के अंदर बैठा हुआ था, मार्स भी उसको एस्पेक्ट कर रहा था, सूर्य भी नज़दीक है, 8th लॉर्ड भी इसके अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये 5th लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है, 5th हाउस ठीक ठाक है।
जुपिटर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर जुपिटर को ही देखना है। ये जुपिटर आपका उच्च की राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो ऐसे जुपिटर इसको हम अच्छा ही मानकर चलेंगे। मगर स्थिति क्या है कि राहु केतु एक्सिस पर है, तो राहु केतु एक्सिस पर वो समवॉट पीड़ित ही माना जाएगा। राहु केतु एक्सिस पर अच्छा नहीं माना जाता कोई भी प्लेनेट। अब हम जाते हैं जुपिटर से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, तो 5th हाउस में 8 साइन है। अब यहाँ पर 5th हाउस को पे किसी की नजर है क्या? किसी की भी नजर नहीं है। 1 2 3 4 5 जुपिटर तो देखेगा, उसकी एस्पेक्ट नहीं मानी जाती। बाकी किसी की एस्पेक्ट है क्या? किसी की भी एस्पेक्ट नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर देखिए 2 पैरामीटर न्यूट्रल है आपके, 5th हाउस भी न्यूट्रल है, जुपिटर से 5th भी न्यूट्रल है, और इसके साथ साथ जुपिटर उच्च का है, हालांकि राहु केतु एक्सिस के अंदर है। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर है। D9 के अंदर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी पैरामीटर पीड़ित है, और एवरेज है, तो एवरेज है। और D1 के अंदर भी इसी तरीके से 2 पैरामीटर आपके पीड़ित है, 2 पैरामीटर पॉजिटिव है, तो हम इसके अंदर कहेंगे कि प्रॉमिस इज देयर। अब हमने जुपिटर से 5वां भाव देखा, उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज थी, तो डिफिकल्टीज को हम इंटरप्रेट कर लेंगे जब हम संतान की उस पर आएंगे। उसकी आगे की कहानी है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। मगर क्योंकि 5th हाउस 5th लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से D9 के अंदर 5th हाउस भी न्यूट्रल है, और जुपिटर से 5th भी आपका न्यूट्रल ही है। जुपिटर भी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि राहु केतु एक्सिस उसको पीड़ित कर रहा है, मगर 1-2 पॉजिटिव बातें हैं तो नेगेटिव बातें हैं, तो दोनों को मिला मिलू के जुपिटर एवरेज कंडीशन पर यहाँ पर माना जाएगा। तो इन दिस वे हम इसमें कह सकते हैं कि इसको संतान का प्रॉमिस भी नजर आ रहा है। सर इसी में जैसे 7th में मंगल है, अगर वो अपने ही घर में बैठा है और राहु के तो एक्सिस में मतलब आ गए, तो वो मंगल पीड़ित हो गया और 7वां भाव भी पीड़ित हो गया सर। राहु केतु तो चार्ट यही है 7। राहु केतु एक्सिस में आकर प्लेनेट पीड़ित हो जाता है जी। हाँ जी, पर अपने घर में बैठे सर मंगल, तो वो भी पीड़ित हो गया सर। पीड़ित होना अलग बात है, अपने घर में बैठना अलग बात है। प्लेनेट अपने घर में बैठ के भी उसको मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भाव तो स्ट्रांग हो गया, मगर वो प्लेनेट पीड़ित हो गया। प्रतिभा मैम, सर अगर शनि और मंगल साथ हो यहाँ पे, मतलब 5th हाउस में ही, तो क्या मंगल पीड़ित होगा या शनि पीड़ित होगा? कौन से भाव की हानि होगी? नहीं, आप ये बताइए कि लॉर्ड दोनों शनि और मंगल जनरली एक बेनिफिक होता है, एक मेलिफिक होता है। हाँ जी, तो जो जी। बेनिफिक प्लेनेट है वो पीड़ित होगा, मेलिफिक प्लेनेट इंप्रूव करेगा। सपोज शनि आपका योग कारक है, यहाँ पर 5वें भाव के अंदर मंगल को बिठा देते, तो मंगल तो इस कुंडली के लिए मेलिफिक प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट को पीड़ित कर रहा है वो, और योग कारक प्लेनेट मंगल को इंप्रूव कर रहा है। तो जो आपका प्लेनेट मेलिफिक होगा वो आपका पीड़ित हो जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा, और जो बेनिफिक है वो पीड़ित हो जाएगा। तो सर मतलब बच्चे के होने में प्रॉब्लम है ना? बच्चे के होने में मतलब मार्स जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो जो अभी हमने बताया कि नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट क्या करते हैं, सैटर्न और मार्स दोनों नेचुरल मेलिफिक हो गए, तो वो थोड़ा संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ ट्रबल करेंगे, नेचुरल नेचर की वजह से। लिविंग सिग्निफिकेशन हो गया ना संतान, मगर एजुकेशन में वो आईटी भी टॉप कर सकता है बंदा। हाँ जी, हाँ जी, ये होगा, यही है सर। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को एक्सीलेंट कर देते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सूद साहब। सर मेरा एक बड़ा सिंपल सा डाउट है कि जैसे मैंने देखा मरकरी रेट्रोग्रेड था और जुपिटर उधर बैठा था, और उसको हमने कर्तरी माना, लेकिन मरकरी की डायरेक्शन जब वो रेट्रो है तो डायरेक्शन अलग है, तो बेसिकली कैंची तो नहीं बनी, तो उसको हम कर्तरी क्यों मान रहे हैं? ऐसे सर कर्तरी उसको तभी भी मानते हैं, मगर वो थोड़ा वीक हो जाती है रेट्रो होने पे। ओके, अच्छा ठीक है। डायरेक्ट होता तो ज्यादा स्ट्रांग होती, और रेट्रो होता तो वो एक्चुअली कर्करी का एक टॉपिक आ गया, वो फिर एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि दोनों प्लेनेट किस तरीके से हैं, मगर स्टिल उसकी नेटल पोजीशन को कभी भी नहीं भुला सकते हम। अच्छा, मतलब उसको कर्तरी मानेंगे लेकिन वीक मानेंगे। यस, कर्तरी वीक है। हाँ, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर, इसलिए वीक कर्करी हो। हाँ, इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, इग्नोर नहीं करना सर। ठीक है, थैंक यू जी। राजपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी।
सर जैसे आपने अभी प्रोजोनी के केस में बताया कि वो 5th हाउस का में मार्स का एस्पेक्ट केतु के ऊपर है तो कुछ सर्जरी वगैरह हो सकती है, कुछ ऐसा बता रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चार्ट महिला का होना ही चाहिए या पुरुष का होना चाहिए, किसके में देखना है इसको? नहीं मतलब इन जनरल महिला का है तो ठीक है, हम तो ऐसे ही जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कोई इसमें सर्जरी हो। नहीं यार, पुरुष यही स्थिति पुरुष के में हो तो क्या होगा? नहीं, पुरुष के केस में तो हम नहीं प्रेडिक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है तो सर जैसे कि आपने शनि की दृष्टि के बारे में बताया 29 डिग्री पे था, वो तो ठीक है, डिग्री वाइज दूर था वो, लेकिन अपने नीच राशि को देख रहा था, उसका भी कोई इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं होता सर, ये नीच राशि को देखना कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। नीच में बैठा है तब तो उसकी जो दृष्टि है वो वीक हो जाती है, देखने में नीच ऊंच की राशि नहीं देखते हम। कैलाश जी। सर बस मेरा ये आपसे सवाल था, अभी आप जैसे फंक्शन मैनिफिक बताए हैं कि D1 में जो है वही देख रहे हैं D9 में, कि D9 में अलग से दोबारा देखेंगे वो फंक्शन मैनिफिक के फंक्शन बेनिफिट? D9 को एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट देख रहे हैं हम, उसका फंक्शन बेनिफिट अलग देखेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट चार्ट का मतलब जैसे D1 को देख रहे हैं वैसे ही D9 को देख रहे हैं। धन्यवाद जी। अनंत लक्ष्मी मैम। सर मैं एक देख रही थी तो वहां पर क्या है, जेमिनी असेंडेंट है, जुपिटर इज इन द 11th हाउस, दैट इज अंडर मेष राशि, वीनस इन द 7th हाउस, सो जुपिटर अलॉन्ग विद सैटर्न बोले तो इट इज अफ्लिक्टेड, क्योंकि जेमिनी असेंडेंट है, वीनस इज इन द 7th हाउस, तो वो जुपिटर के लॉर्डशिप में आ गया। So then in case of marriage, when we are seeing, we'll have to see the lordship. जुपिटर की राशि में अफ्लिक्टेड नहीं होता। वीनस नहीं वीनस मानता है, मगर जुपिटर वीनस को अपना एनिमी मानता है। हाँ राइट, वीनस अफ्लिक्टेड नहीं है, मैं क्या पूछ रही हूँ, उसका जो लॉर्डशिप है 9th लॉर्ड जुपिटर जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है along with Saturn. So will that have any effect? जुपिटर 11th हाउस में तो फ्रेंड साइन में हो गया। हाँ, फ्रेंड साइन में हो गया। सैटर्न उसको एफ्लिक्ट, सैटर्न तो इस कुंडली के लिए बेनिफिक प्लेनेट है। हाँ, बेनिफिक है, तो बेनिफिक फंक्शनल जुपिटर के साथ बैठा है, जुपिटर मेलिफिक है, तो वो एक्चुअली सैटर्न को एफ्लिक्ट जुपिटर कर रहा है, जुपिटर एफ्लिक्ट थोड़ी हो रहा है, मगर वो नीच का है इसलिए उसमें कंडीशन अलग हो जाएगी। सैटर्न नीच का प्लेनेट है यहाँ पर, तो नीच का प्लेनेट होने की वजह से वो खराब हो गया अपने आप में। पर जब भी ये बेनिफिक और मेलिफिक बैठे हो तो बेनिफिक खराब होता है, मेलिफिक इंप्रूव होता है। ओके जी, ठीक। प्रमोद जी। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूज बहुत दिनों से इस बात का है कि 5th हाउस में शनि और सूर्य का युति है, एक का डिग्री है 27 और एक का डिग्री है 24 और 7। सूर्य का डिग्री है 24 और शनि का डिग्री है 7 और नीच भंग भी उसी में है। नहीं फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। 5th हाउस में सूर्य का डिग्री 24 है और शनि उसी में है, तो 27 डिग्री का है, 7 डिग्री का, तो ये युति तो नहीं माना जाएगा ये? हाँ नहीं माना जाएगा, ही नहीं युति है। और ये वहां पे जैसे मतलब ऑलरेडी नीच भंग भी हो रहे हैं। शनि नहीं, ये मतलब ये भाव कैसा क्या होगा वो थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था, ये 5th भाव क्या होगा वो पूछना चाह रहा था। कंफ्यूज इसमें है कि अभी सब बहुत लोग बता रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी ये जो है मतलब शुभ कत्री में भी है, एक तरफ बुध है एक तरफ शुक्र है, तो ये भाव अच्छा है या बुरा है वो थोड़ा सा मेरे को जानना है। नहीं लॉर्ड कौन से हैं वो ये बताओ ना। लॉर्ड वहां पे जैसे मतलब मेष राशि का है, मेष राशि में हो गया ना। हाँ शनि नीच का हो गया। हाँ तो वो मेष राशि में वो न्यूट्रल हो गया, एक खराब प्लेनेट आ गया एक अच्छा आ गया। सैटर्न कौन सा लॉर्ड है इसमें? सैटर्न सेकंड और थर्ड का, सेकंड थर्ड लॉर्ड है जी। हाँ तो वो मेलिफिक हो गया और सन सेकंड थर्ड लॉर्ड कैसे हो गया? 10 12 1 2 3 धनु लग्न है, ठीक है। हाँ तो एक बेनिफिक हो गया एक मेलिफिक हो गया, मिक्स रिजल्ट हो गया उसमें। तो मतलब अच्छा ये शुभ कत्री में भी आ रहा है, मतलब एक तरफ बुध है एक तरफ शुक्र है।
हाँ तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। शुभकर्त्री का 15% वेटेज होता है, प्लेसमेंट का आपका 70% वेटेज होता है। तो इस भाव को क्या माना जाए, मतलब वो फल अच्छा देने वाला है या? अच्छा, दूसरा क्या नवांश में हम उच्च और नीच का नीच भंग देखते हैं क्या? देखते भी और नहीं भी देखते, आप जो प्रैक्टिस करते हो वो कर सकते हो। नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ सर, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ सिर्फ। ऐसा है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते। ओके सर, ओके। तो मतलब कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि वहां पे देखते हैं नहीं देखते। काफी लोग देखते हैं उच्च का है या नीच का है, देखना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं जैसे नवांश के अंदर वो किस राशि में गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जब हम राशि देख रहे हैं तो हमें नीच का देखना पड़ेगा जी। कोई भी प्लेनेट नवांश में शत्रु राशि में चला गया, नीच राशि में चला गया, तो उसे हम कहते हैं कमजोर हो गया, तो हमें नीच तो देखना ही पड़ेगा फिर। नहीं तो मैं वहां पे देख रहा था मतलब नवांश में शनि का मतलब मकर राशि में। ऐसा है देखो प्रमोद जी, इंडिविजुअल पूछोगे कोई फायदा नहीं है, मुझे वैसे समझ में भी नहीं आता। आप जो बताते हो, मेरे सामने कुंडली ना हो तब तक मैं पिक्चराइज नहीं कर पाता उसे, तो वैसे मैं नहीं बता पाऊंगा। कंसेप्ट वाइज पूछ लो आप जो पूछना है। ठीक है जी विकास जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जैसे युक्ति, दृष्टि एंड कर्तरी, इस तीनों से पीड़ित होता है, मतलब किसी का वेटेज हम ज्यादा देंगे, इसमें रहेगा तो ज्यादा पीड़ित होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। ऐसे है, मैक्सिमम जो होता है वो है आपका कंजंक्शन, फिर एस्पेक्ट एंड देन लास्ट में आपका होता है। और ये कंजंक्शन और एस्पेक्ट को आप इक्वली भी मान सकते हो। और लास्ट में होता है आपका कर्तरी का ओनली 15% कॉम्बिनेशन होता है बस। एकदम ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी। परवीन जी। सर नमस्कार। सर जैसे हम लगन से कोई भाव देख रहे हैं तो वो पीड़ित है, उसका मतलब भावेश भी पीड़ित है, लेकिन चंद्रमा से वो कंडीशन ठीक है, वही वाला भाव, मतलब सातवां देख रहे हैं चंद्रमा से, सप्तम ठीक है, सप्तमेश भी ठीक है चंद्रमा से, तो इसको कैसे समझेंगे सर? ऐसे चंद्रमा को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, चंद्रमा को केवल कंफर्म करने के लिए यूज करेंगे। लग्न को हम इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि जो भी इवेंट होते हैं वो माइंड से रिलेटेड नहीं होते हैं, बॉडी से रिलेटेड होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तब आपने देखना है कि वो लग्न से कोई भी प्रॉमिस है और चंद्रमा से भी है तो उसे बेटर मानेंगे, मगर आप इंपॉर्टेंस लग्न को दोगे यदि दोनों में वो अपोजिट आ रहा है तो। ओके सर, ठीक है। और दूसरा सर जैसे इशू पे बात कर रहे हो, किसी की मेंटल सिचुएशन को देख रहे हो, तो आप चंद्रमा को वेटेज दे सकते हो। अदरवाइज लाइफ के सभी इवेंट में हम सबसे पहले प्रेफरेंस लग्न को देंगे, और लगने के बाद यदि आप और भी इंश्योर करना चाहते हो तो चंद्रमा से भी देख सकते हो। मगर यदि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो लग्न को आप प्रिफर करोगे। षडबल में लग्नेश वगैरह का कोई उसमें महत्व नहीं है, चंद्रमा बली है, लग्नेश बली है, नहीं चंद्रमा तो क्योंकि कुंडली 2.25 दिन तक लोगों की सेम रहती है। अग्रवाल साहब। दूसरा सर ये है, जैसे आपने बताया कि हम जानते हैं जो अपने जो भी ग्रह अपने भाव को देखता है वो उसको मजबूती प्रदान करेगा, तो अगर वो भाव मध्य से दूर है काफी तो तब भी सेम कंडीशन लेंगे? हाँ मतलब थोड़ा उतना ज्यादा नहीं करेगा, फिर भी तो थोड़ा असर तो डालेगा ही, कम करेगा। जितना ज्यादा भाव मध्य के नजदीक है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग असर होगा। और बेनिफिट प्लैनेट यदि अपने भाव को देख रहा है तो डिग्री ज्यादा होने पे भी अच्छा माना जाता है। ठीक है सर। तीसरा सर लास्ट की जो जैसे शनि देख रहा है सर और भाव मध्य से दूर है, तो तब वो निर्जीव सजीव दोनों को कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा सर? हाँ वो नहीं डालेगा, प्रैक्टिकली नहीं डालेगा। ठीक है, थैंक यू। विकास जी, सॉरी अग्रवाल साहब। सर जी नमस्कार सर, मैं चीज आपसे कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या जैसे आपने अभी बताया कि D9 में भी हम पाराशरी के पूरे रूल वही अप्लाई करें जो D1 में करते हैं, चाहे वो आस्पेक्ट हो या प्लेसमेंट हो या एक्सचेंज ऑफ राशि लॉर्ड्स हो, ये सही है? यस, जब हम उसे एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट देख रहे हैं तो सारे रूल लगेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नीलम मैम। इनसे रिलेटेड था। यस सर, यदि भाग्येश केंद्र स्थान में हो और पर कंबस्ट हो पूरा, तो नेगेटिव होगा टोटल कि थोड़ा सा न्यूट्रल होगा? नेगेटिव नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएगा। तो हम जो स्टोन वगैरह पहनाते हैं ना लोगों को, उसको स्टोन पहनना चाहिए। ओके, नहीं होगा वो, मगर उसके अंदर भाग्य से आपका, और वो वीक हो गया, उसके अंदर रिजल्ट देने की ताकत खत्म हो गई।
तो वो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट कुंडली का बेकार हो गया तो पूरी जिंदगी में स्ट्रगल दे देगा वो। इसलिए नहीं देगा कि वो आपका बुरा कर रहा है, क्योंकि जिसने आपके भाग्य ने आपका साथ देना था वो आपका साथ नहीं देगा। ओके सर, थैंक इसलिए यू। उसको नेगेटिव माना जाता है कंबस्टेड प्लेनेट को, क्योंकि जो भाग्य सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाग्य पे सब डिपेंड करता है और वो आपका रिजल्ट देने की हालात में नहीं है, इसलिए उसे हम खराब मानेंगे। भावना मैम। यस सर। सर आपने बताया था वाटर साइन में सैटर्न 10th जहाँ मतलब 10th जो साइन जहाँ जिस भाव में उसकी हानि करता है, तो सर आपने मकर लग्न के लिए कर्क में शनि का होने का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था। हाँ मतलब कर्क में तो मतलब ये हाँ, तो सर लग्न को नुकसान, खुद ही को नुकसान। 10 मकर लग्न में यदि शनि 4 साइन में, तो हाँ सेल्फ को डैमेज हो सकता है, सर में कोई चोट लग सकती है या खुद को मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी टेंशन में हो सकता है, इस तरीके से आप कह सकते हो। खुद की फिजिकल बॉडी में हार्म होगा। भावत भावम से स्पाउस के लिए भी हो सकता है। हाँ वो तो बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, उसके भाई बहन के लिए भी हो सकता है वो। वैसे तो वो खुद के लिए आप 9th हाउस से देखोगे तभी भी वो पिता का पुत्र भी खुद होता है, तभी भी खुद को होगा वो। सेल्फ को ज्यादा है। हाँ सेल्फ को भी है, नहीं जरूरी नहीं है हो ही, मगर हो सकता है किसी को भी। ओके थैंक यू सर जी मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन। मैम आप म्यूट रखो, आप पूछ चुके। अनीता मैम। हाँ जी गुरुजी, मैं 4-5 क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ आपसे, तो मैं अभी नहीं पूछ पाऊंगी गुरुजी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी। आप रेस्ट करो, मुझे हाँ नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी सर। तो वैदिक को लेके ही है मेरे क्वेश्चन 4-5। हाँ ठीक है गुरुजी। जी ठीक है मैम। ठीक। प्रतिभा चौधरी मैम पूछ चुके हैं सर। जैसे अभी सर छोटा सा ही है बिल्कुल। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। सर जैसे अभी मैम ने पूछा कि भाग्येश केंद्र में हो, तो आपने रतन के लिए बताया। अब वो 12 लॉर्ड भी हो, जैसे कि अभी तुला लगन की कुंडली आपने मतलब दिखाई थी, तो 9th लॉर्ड है, 12 लॉर्ड है मरकरी, और वो वध तारा में भी हो, तो सर क्या जब भी इतना ज्यादा डिटेल नहीं देखनी हमें, ऑपरेशन नहीं करना। आपका जो 9th लॉर्ड है वो आपके लिए भाग्येश है और वो बेस्ट प्लेनेट है आपका, वो चाहे और कोई भी लॉर्ड हो। ऐसे तो हम किसी का भी कुछ पहन ही नहीं सकते, यदि आप स्टोन उसमें जाओगे तो इट शुड बी ट्राइन लॉर्ड। लग्नेश के मित्र हैं, उनके सभी के स्टोन पहन सकते हो, बाकी दूसरी उनकी लॉर्डशिप देखने की जरूरत नहीं है, और वो आपका फर्स्ट है तभी पहनना चाहिए, बाकी नहीं पहनना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। बस यही। विशाल जी। सर आपने अभी ये बताया कि 7th हाउस का जो अपन वो कर रहे थे डिटेलिंग, तो 7th हाउस से उसके कारक को जो अपन बनाएंगे लग्न शुक्र को जैसे, तो उसका एक्सपेक्ट नहीं देखेंगे, तो ये थोड़ा सा नहीं एक्सपेक्ट इसलिए नहीं देखेंगे, फिर तो मीनिंग ही कुछ नहीं रहा। वो तो हमेशा ही देखेगा उस जगह को, जब आप उसी का खुद का ही एस्पेक्ट मान रहे हो कि जैसे शुक्र से 7वां देख रहे हो, तो एस्पेक्ट तो होगा ही होगा ना, उसको नहीं कंसीडर करते उसमें। बाकी आप देखिए कि वो किस जगह पर जाकर बैठ गया है, उस पर और किन चीजों का असर पड़ रहा है वो देखना है। क्योंकि जैसे जुपिटर से आप 5वां देख रहे हो, फिर देख ही क्यों रहे हो, जुपिटर का एस्पेक्ट तो होगा ही वहां पर। उस प्लेनेट को आप एक्सक्लूड कर दो जुपिटर को, उसके बाद उस पोजीशन को देखिए। मान लीजिए चंद्रमा से 4th हाउस का कारक है, 4th हाउस को अपन एनालाइज कर रहे हैं, उसका कारक चंद्रमा है, तो उसको अपन जब उसको लग्न बनाएंगे तो उस समय उसको नहीं देखेंगे एस्पेक्ट को। चंद्रमा का एस्पेक्ट होगा ही नहीं 4th हाउस पे, केवल जुपिटर और वीनस के केस में हो सकता है। हाँ आएगा तो नहीं, बट दूसरे हाउसेस पे तो जाएगा, तो उससे मैं देख सकते हैं ना, मतलब ये थोड़ा सा मैं एनालाइज कर। बाकी सब हाउसेस में देखने की जरूरत क्या है, आप तो केवल उस पर्टिकुलर भाव को ही तो एनालाइज कर रहे हो, कुंडली को थोड़ी कर रहे हो उसके बेस पे। ओके आप ठीक है से आप कोई कोरिलेशन बन रहा हो कि उसकी कोई राशि थोड़ी देख रहे हो। ठीक है समझ गया। दूसरा एक और सर, आपने एक जो मतलब लास्ट क्लास में शायद 15-20 दिन पहले ये आपने जो अभी आज बताया था ना कि कंजंक्शन इतने डिग्री का होगा, इसकी रेंज में आएगा, तो वो करीब लगभग 1 महीने पहले क्लास आई थी
वो चलते फिरते करी, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपने दी है ना सर, यहीं पर इसी ग्रुप में होगी ना मेरे ख्याल से। हाँ है, बिल्कुल है इस ग्रुप में, मगर लोग Thank इतने you, ज्यादा sir. मैसेज करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग आपको मिलनी नहीं है। कई सौ मैसेज आ जाते हैं वीक के अंदर। वो तो है सर, तो एक बार फिर से भेज सके तो चैनल पे चले जाना, उस पर मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी गुड नॉलेज सर। जी जी, सूद साहब। सर मैंने एक सवाल पोस्ट किया है, थोड़ा ऑफ ट्रैक है, जरा देखिए अगर जवाब दें तो। चलो कविता गुप्ता मैम। सर हम D1 चार्ट में कोई भी कंसर्न भावेश को हम D9 में जाके देखते हैं 6, 8, 12 में चला गया, बट वो अपने मित्र की राशि में या शुभ के साथ में, तो उसको किस प्रकार से लेते हैं, मतलब ये भी हम कंसीडर करते हैं D1 का D9 से याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जी सर। और दूसरा प्रश्न जो आपने नीच भंग का कहा, तो जैसे 6, 8, 12 जी सर, नीच भंग का भी मतलब एक होता है कि शुरुआत में प्रॉब्लम देगा लेकिन बाद में वो ठीक करेगा, अगर सरल योग और हर्ष योग या कुछ भी बन रहा है 6, 8, 12 से। ऐसा है कि नीच भंग का जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल गलत लगा के चलते हैं लोग। नीच भंग का मीनिंग आप समझो, नीच भंग, जी नीच भंग हुआ, इसका मतलब नीच तो था ही ना, तभी तो भंग हुआ। अब भंग में क्या होगा, लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, ये अपना आप में बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। आप नीच की वजह से जो खराब रिजल्ट मिल रहे थे वो आपके मिलना बंद हो जाएंगे, बस इतना भर है और कुछ नहीं है नीच भंग में। ये नहीं होता कि वो नीच भंग होने की वजह से आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दे देगा। जी सर, पर पहले क्वेश्चन का मुझे आप जरूर बताइए नेक्स्ट क्लास। जी 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 सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर सूद सर का क्वेश्चन। मैम आप